सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने समय निकाल के यहाँ हमारे साथ में उपस्थित हुए। समय ही समय है अपने पास इन दिनों। सर हमारे साथ में जयंत सर है, केजी चच्चा है अपने भोपाल वाले, और ओम पारिक सर है, वसंत काशीकर सर है। हाँ, इन लोगों से तो परिचित हूँ मैं। जी जी, नहीं मैं आपको बता दूं जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत वर्षों के बाद जो है आपका सामना हो रहा है। जी 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 रंजीत भाई। नमस्कार रंजीत भाई। नमस्कार ऑडिटोरियम के तरंग ऑडिटोरियम के हॉस्टल में। हाँ वो तो कह रहा हूँ कि बहुत बहुत अच्छा हो गया, लंबा समय, बहुत लंबा। उस वक्त तो आप भोपाल में थे ना? जबलपुर में था। जबलपुर में थे, अच्छा अच्छा। तो हमारी भेंट तो भोपाल में हुई थी या जबलपुर में? कहाँ हुई थी? जबलपुर में भी हुई थी ना। अच्छा, हम आए थे वो तरंग के उसमें हॉस्टल में रहे थे, ऊपर अपन कमरे में बैठे। इतना सब याद नहीं है, लेकिन हाँ नाम याद है पूरा, ये भी याद है कि हाँ मिल चुके हैं। अच्छा चलिए कुछ और वार्तालाप शुरू है। अच्छा इतने ही लोग हैं? 4 लोग केवल? नहीं सर, 26 है। 26 है? अच्छा चलिए, अभी स्क्रीन पर मेरे 4 लोग, 5, 1 2 3 4 5। तो सर वो जो बात कर रहे हैं, जी सर जो बात कर रहे हैं वो लोग दिख रहे हैं। बाकी जो लोग आपको सुनने आए हैं वो उनकी सबकी आवाज हमने बंद कर दी है। वो सर आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए। नहीं बोलने दीजिए, किसको बोलना। नहीं बाद में यदि आपको किसी से बात करनी होगी तो वो बात करें, लेकिन हम चाहते हैं पहले आप बोले और हम सुन लें। अच्छा ऐसा है मित्रों कि मैं बोलने के मामले में बहुत ही डरपोक आदमी हूँ और बहुत खराब बोलने वाला हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझसे आप ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं किसी विषय पर कुछ बोलना शुरू कर दूंगा, वो मैं हूं नहीं और मैं बहुत ही इस मामले में अज्ञानी हूँ। हाँ लेकिन यह है कि संवाद अगर हो, कोई एक पर्टिकुलर कोई प्रश्न पूछे तो उसका मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उसका उत्तर मैं दूं। तो लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझको, मैं उनको बता दूं एक संक्षिप्त परिचय मेरा। 1948 में सीहोर मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई भोपाल में हुई और वो भी टूट टूट के हुई। शुरुआत मेरी सईदिया स्कूल से हुई और फिर हमीदिया में भी गया, लेकिन हमीदिया में 1 साल के बाद एग्जाम नहीं दिया, छोड़ दिया। तो उसके बाद 1 साल और छूट गया। फिर जहांगीरिया में एडमिशन लिया और 9th क्लास जहांगीरिया से पास किया। फिर उसके बाद मैं आ गया करेरा, मध्य प्रदेश में एक गांव है झांसी और शिवपुरी के बीच में। उन दिनों वहां बिजली भी नहीं होती थी, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो वहां से मैंने 10th पास किया। फिर शिवपुरी से मैंने हायर सेकेंडरी पास किया और फिर कॉलेज ज्वाइन किया। लेकिन कॉलेज में पहले बीएससी लिया, तो तब तक कविता कहानियों का शौक हो गया था, तो 1 साल एग्जाम नहीं दिया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर फैकल्टी चेंज की। फिर कुछ ऐसा हो गया, बहुत मजेदारी घटना है वो और बहुत ही डेस्टिनी से जुड़ी हुई। तो फिर वो मतलब मैं टेक्निकली मैं जो हूँ हायर सेकेंडरी पास हूँ। ये जरूर हुआ कि नेशनल स्कूल ड्रामा में 73 में आ गया और अभी कुछ वर्षों पहले वो जो डिप्लोमा हुआ करता था एनएसडी का, उसको अब डिग्री मान लिया गया है। तो हमें ये कह सकता हूँ कि आई एम ए ग्रेजुएट बाय डिफॉल्ट। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। अदरवाइज मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ और एकेडमिक मेरी क्वालिफिकेशन अभी भी टेक्निकली हायर सेकेंडरी है। तो ये तो मेरा संक्षिप्त परिचय था। एनएसडी आ गया 73 में, 76 में पास करके निकला। 2 साल लेबोरेटरी में रहा, 2 प्रोडक्शन किए और उसके बाद फिर मैंने रिजाइन कर दिया। तो तब से मैं अभी तक 79 के बाद से मैं फ्रीलांसर हूँ। अब कोई विशेष को बात पूछना चाहता हो तो अभी बताओ। जयंत सर आप ही पहले श्री गणेश करिए। हाँ जी जयंत जी। हाँ
काशिका ये जी भाऊ। तो मेरे यह कहना है कि आपने बहुत सारे विदेशी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है और उसका जी। प्रोडक्शन भी किया है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप और बहुत सारे ऐसे नाटकों का जो अंग्रेजी में है और जिसको हिंदी में आना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है हिंदी में नाटक नहीं है, और हिंदी में जो लिखे गए हैं वो पुराने नाटक ही हैं, नए नाटक है नहीं, नए नाटक लोग लिख नहीं रहे हैं। और आपने जितने भी प्रोडक्शन किए हैं वो हिंदुस्तान के अच्छे प्रोडक्शन में से माने जाते हैं। ये और दूसरा, क्योंकि आप एक तरह से कहने की फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आप इन दिनों कहीं वर्कशॉप करने जाते हैं क्या? और यदि जाते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि आपका कुछ वर्कशॉप यहाँ मुंबई में भी एक बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। थिएटर जो है वो मेरी ऑक्सीजन है। थिएटर जो है उसके बिना मैं, इसलिए शुरू में इनके कार्ड में उन्होंने लिख दिया था कि मूलतः मतलब मैं जो हूँ बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ। नेवर, कभी नहीं। मैं वहाँ यहाँ आउटसाइडर ही हूँ। फिल्में करने लगा, इसलिए करने लगा कि पैसे की जरूरत होती है, लेकिन मेरा जो दिल है वो हमेशा थिएटर में ही रहता है। तो आप मुझे बुलाइए, मैं सर के बल दौड़ के आऊंगा। और मैंने तो कहा भी है गीतांजलि से कि आप मुझे बुलाइए। अब मैं हाँ सर, पहले मेरा प्रॉमिस पूरा करिए, उसके बाद। नहीं तो आप सभी ग्वालियर में ही तो है ना, क्या जी अलग जी, अलग हैं? नहीं जयंत सर तो बॉम्बे में ना सर। अच्छा मैं तो अच्छा, बॉम्बे में। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं, यहाँ मिल लेते हैं। यहाँ कुछ करूंगा तो इसमें शामिल हो जाइएगा। जी जी, ठीक है। और कुछ बताइए। मैंने जो प्लेस किए वसंत जी, उसकी वजह ये है कि उस वक्त जब मैं थिएटर में आया नया नया 71 में, फिर 73 में एनएसडी में आ गया, तो उस वक्त बहुत गिने चुने राइटर्स बहुत बड़े थे हमारे, बादल सरकार, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और विजय तेंदुलकर, तो ये और गिरीश कर्नाड। लेकिन उनके वो नाटक बार बार हो रहे थे, और मैं ही चाहता था कि मैं ऐसे नाटक करूं जो एक्सक्लूसिव हो, कि जो किसी ने नहीं किया। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी, और इसीलिए उस वक्त छपवाए नहीं। बहुत वाणी प्रकाशन ने और उस वक्त राजकमल ने मुझसे कहा कि आप नाटक छपाई, मैंने कहा नहीं, अगर वो नाटक छप गए तो वो नाटक 10 जगह हो रहे होंगे, और मैंने उसका प्रोडक्शन किया है तो उसको देखने कोई नहीं आएगा। एक्चुअली क्या हुआ, हम 79 में पहला फेस्टिवल एनएससी रेपेट्री का लेके गए। मेरे 2 नाटक थे उसमें, बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री, और 5 नाटक थे टोटल। उसमें तोहलक भी था, संध्या छाया भी था, और आधे अधूरे भी था। तो कलकत्ता में बाकी हमारे जितने प्ले थे बहुत हिट हुए, और इस कदर हिट हुए, और बहुत बड़ी जगह किए गए थे कि उन्होंने डिमांड की है बेगम का तकिया का और मुख्यमंत्री का तोहलक का रिपीट शो। बाकी जो आधे अधूरे और संध्या छाया का जो इंडोर शो हो रहा था, तो मैंने वहां देखा कि चौथाई हॉल खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है? कहते जी असल में यहाँ के लोग ये नाटक देख चुके हैं। आधे अधूरे वहां हो चुका था, संध्या छाया हो चुका था, और जो आम जनता है उनका ये मालूम, उनको लगता है ये तो हमारा नाटक देखा हुआ है। लोग आए, बाकी लोग नहीं आए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सबक था कि भैया ऐसा नाटक मत करो जो वहां की जनता पहले देखी हुई है, तुम्हारी एक्सक्लूसिविटी, जो एक्सक्लूसिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जानबूझ के फिर शुरू में मैंने बहुत से, शुरू में तो जैसे नावल बेगम तकिया जो था वो नावल था, हिंदी का नावल था, मुख्यमंत्री हिंदी का नावल था, उसको मैंने अडेप्ट किया। उसके बाद फिर मैंने और जो विदेशी रचनाएं थी, मुझे लगता था कि बहुत अच्छी रचनाएं हैं। और एक्चुअली दोस्तों, मैं शुरू में मौलिक राइटर भी था, कहानी लिखा करता था। मेरी पहली कहानी 69 में सारिका में छपी थी, उसके बाद कई कहानियां छपी। लेकिन जब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में आ गया और मैंने जो वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा, खासतौर पर थिएटर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ लिखने की। तो मैं ये सोचता था कि अगर ये जो महान रचनाएं हैं जितने ग्रेट प्ले राइट्स की, इन रचनाओं को अगर मैं ट्रांसलेट करके, ये अडेप्ट करके
अगर दर्शकों तक पहुंचा दूं तो ये मेरी जीवन की सार्थकता होगी। तो इसलिए मैंने ये करना शुरू किया और सब जितने भी जो महान रचनाएं हैं उनका मैंने अनुवाद किया, जहाँ कोशिश की एडेप्टेशन करूं, एडेप्टेशन भी किया और भगवान की दया से मुझे सफलता भी मिली। इसलिए मेरा कोई नाटक कहीं आपको छुपा के कर लिया लोगों ने, मुझे बिना सूचना दिए चुरा के कर लिया है, नाम बदल के कर लिया। बहुत से लोग ऐसे मेरे नाटक जो है वो मुझसे बिना परमिशन के कर लेते हैं और नाम भी बदल के कर लेते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता। एक बार तो ऐसा हुआ, रायगढ़ में वर्कशॉप में करने गया, बहुत बच्चे थे वहाँ, तो सबके सब काम करना चाहते थे। तो मैंने कहा अच्छा मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए और मैं कोई नाटक सोचता हूँ अपना। 2 दिन बाद मैंने वहाँ के जो बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं अजय अठवाले, उनसे मैंने कहा जी मैं क्या कर दिया, मैं आपके साथ वो करूंगा सूरजमुखी और हैमलेट, उसमें सब जो है शामिल हो जाएंगे। कहने सर वो तो हमारे यहाँ नाटक हो चुका। मैंने किसने किया? मतलब उसने किया, मतलब मेरा ही नाटक मैं नहीं कर सकता क्योंकि पहले कोई करके जा चुका है। तो बहुत ही अजीब अजीब स्थितियां, हास्यास्पद स्थितियां। फिर मुझे और कोई नाटक चुनना पड़ा। फिर मोहन राकेश का नाटक किया, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि उसमें जितने मैक्सिमम लोग शामिल हो सके सबके सब एमेच्योर्स थे और वो जगह जो थी जहाँ नाटक करना था वो जगह अच्छी नहीं थी। वो एक मेकशिफ्ट एक मंच बना दिया गया था, मेला जैसा लगा था, तो उसमें कोई भी गंभीर नाटक करना जो संभव नहीं था क्योंकि उनके पास वो साधन ही नहीं थे और वो माहौल ही नहीं था। तो फिर इस तरह मजबूरी में किया। लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं नया प्ले ही करना चाहता हूँ और मुझे बहुत ही अफसोस की बात है और दुख की बात है मेरे लिए कि मैं पिछले 7 साल से नया प्ले नहीं किया। मैंने पुराने प्ले जो है कई बार मुझसे कहते हैं अब ये प्ले कर दीजिए। अभी 2 महीने पहले मैंने दिल्ली में मुझसे कहा, मेरी एक्ट्रेस है साजिदा, उसने मेरे 2010 में जब बेगम तकिया रिवाइव किया था तो उसने उसमें रोल किया था। तो कहते सर आप बेगम तकिया कर दीजिए हम लोग के साथ। तो मैंने कहा कोई नया प्रोडक्शन करके नहीं, हमको बेगम का तकिया ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया। तो जब भी कोई प्ले में दोहराता हूँ तो उसमें मेरा आधा मन लगता है और बदमाशी में ये करता हूँ कि उसकी अगर डीवीडी अवेलेबल है उसका, क्योंकि रिकॉर्डिंग की थी, तो बस एक्टर्स कहता हूँ भाई ये है, लाइनें याद कर लो और पहले अपने आप ही ब्लॉकिंग कर लो। अब उसके बाद मैं उसको पॉलिश कर दूंगा, मार दूंगा। लेकिन जब मैं नया प्ले करता हूँ तब मैं 100% जो है ना बहुत एज पे होता हूँ। वो जो जब भी नया प्ले करता हूँ एक वही भय आ जाता है। और एक हैरत की बात है, ऐसे नाटक करने के बावजूद जब भी मैं नया प्ले करता हूँ मुझे मैं 0 पे आ जाता हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं। तो एक अनिश्चितता बनी रहती है, एक डर बना रहता है कि ये नाटक अच्छा होगा नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा। तो उसमें फिर मेरा जो है ना 200% आ जाता है कि जो, और लेकिन ये जो हाई देता है मुझको, ये जो एडवेंचर है कि, और एक ये भी अंदर मेरे एक फीलिंग रहती है कि यार कोई बात नहीं, करो तो सही, फ्लॉप हो जाओगे और क्या, फ्लॉप से क्या डरना। तो इस चीज ने मुझको हमेशा बचाया भी है। तो जब भी मैंने ऐसा प्रण ले लिया कि अब तो करना ही है, मरो या क्या डू और डाई वाली स्थिति हो जाती है, तो इट ऑलवेज पेड ऑफ। जी सर। रंजीत भाई जी, ये आधुनिक नाटक क्या होता है? लोग बोलते हैं आधुनिक नाटक करना चाहिए। क्या नहीं क्या होता है। मैंने तो एक बहुत ही मेरा प्रिय सर क्या बोली पदातिक में सारे प्लेस देखे आपके। कोर्ट मार्शल की स्क्रिप्ट के लिए मैं खुद दिल्ली गया, आपसे मिला, मैं लेके भी आया था स्वदेशी वाली। मेरा ये जी 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 कलकत्ता आया था 2-3 दिन के लिए, पता नहीं किस संदर्भ में प्रतिभा जी ने बुलवाया था, तो मैं वहीं ठहरा था, है ना। तो उषा मेरे पास आई, हाँ, तो उषा मेरे पास आई, कहने रंजीत भाई मुझे कोर्ट मार्शल की स्क्रिप्ट दे दीजिए। तो तब तक तो छप चुका था। अरे मैंने कहा कि वो तो छप चुका है, मुझसे क्यों मांग, कहते नहीं मुझे आपकी स्क्रिप्ट चाहिए। अच्छा, मैंने कहा सोच के बताऊँ। अब उसी दोपहर को आप लेके आ गया, कोई इतना बड़ा टिफिन लेके आया मेरे खाने का,
लंच। नहीं, उसमें असली घी में, मतलब खाना, ऐसा खाना इतना बढ़िया, और मैं डट के खाया। शाम को फिर उषा आ गई कि रंजीत भाई प्लीज, सोचा आपने? अब मैंने कहा यार तुमने मुझे नमक खिला दिया है तो अब मैं नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ, करो। तो इस तरह से स्क्रिप्ट आज भी रखी है सर, आपकी हैंडराइटिंग की स्क्रिप्ट आज भी रखी है रंगकर्मी में? मेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ, असल में जो ओरिजिनल जब मेरे पास प्ले आया था, इसका एक छोटा सा एक एनेक्डोट बताऊं आपको। मैं दिल्ली में था और बहुत ही बुरी हालत थी आर्थिक रूप से। वैसे आमतौर पर मेरी ऐसी रहती है। तो मुझे उन्होंने बुलाया साहित्य कला परिषद वाले, और कहने लगे कि भाई हम चाहते हैं कि हम कंपटीशन करते हैं हर साल, तो इस साल जिस नाटक को हमने अवार्ड दिया है फर्स्ट, हम चाहते हैं वो आप करें। तो क्यों? तो उस कमेटी में कुछ बच्चे थे जो मेरे साथ वो थे, शुभचिंतक। इन लोगों ने आपका नाम, कहते असल में क्या है कि हर साल हम जो भी फर्स्ट प्राइज इस प्ले को आता है देते हैं, उसको हम जब प्रोड्यूस करते हैं वो प्ले फ्लॉप हो जाता है। तो हमारे ये 2-3 ऐसे लोग हैं, इन्होंने कहा जी उनके हाथ में वो है गोल्डन टच है, आप रंजीत कपूर से डायरेक्ट कराइए तो प्ले हिट हो जाएगा। तो इसलिए हम आपने आपको बुलाया। तो मेरी लेकिन आदत है, मैंने कहा भाई मैं पहले प्ले पढ़ूंगा और उसके बाद जवाब दूंगा। अभी जी मैं पैसे नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा आप हाँ बोलिए तो हमें आपको 5,000 रुपये एडवांस दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, तो मैं प्ले पढ़ूंगा। रात को मैंने प्ले पढ़ा, बहुत निराश हुआ, इतना खराब लगा मुझे प्ले। तो मैं दूसरे दिन गया ये कहने के लिए कि मैं ये नहीं करूंगा। तो अंदर मीटिंग चल रही थी, लाल बल्ब लगा हुआ था, तो मैं बाहर बैठ गया। इतने में नाम नहीं बताता हूँ, डॉक्टर तनेजा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो बाहर निकले बाथरूम जाने के लिए। तो जैसे ही बाहर जा रहे थे मुझे, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा, अभी अंदर आप ही के बारे में बात चल रही थी। तो मैंने कहा मैं तो ये कहने आया हूँ कि मैं नाटक नहीं करूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? वो मुझे छत पे ले गए खुले में। क्या हुआ क्या? मैंने कहा नहीं ये बहुत खराब नाटक है। कहते कुछ तो उसमें अच्छा लगा होगा। मैंने कहा बेसिक थीम अच्छी है, जो कंसर्न है, एक जो दलित के लिए सब कुछ के लिए, लेकिन अदरवाइज नाटक नहीं है वो बहुत ही कंफ्यूज उनका जो पूरा फॉर्मेट है। कुछ ऐसी कोई समझौता कि आप, मैंने कहा आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं इस शर्त पर कर सकता हूँ कि राइटर को बुलाया जाए, प्ले राइट को, और वो मेरे सुझाव माने और नाटक में चेंज करे, तब करूंगा। क्या अच्छा अभी हम थोड़ी देर में आपको मीटिंग में बुलाएंगे, तब आप आके यही बात बोल दीजिएगा, लेकिन मना मत कीजिएगा प्लीज। बहुत लड़ झगड़ के हमने आपका नाम जो है वो अप्रूव करा है। अच्छा ठीक है। तो 5 मिनट जैसे अंदर वापस वो आए, अंदर 5 मिनट में बुला लिया गया। मैंने यही बताया, अच्छा ठीक है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि प्ले राइट कौन है, क्योंकि वो इट वाज सपोज्ड टू बी सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल होता है, बताते नहीं है क्योंकि उसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको 3 दिन बाद बात करते हैं और आपको बुला लेते हैं, प्ले राइट को बुला लेते हैं, आप दोनों की मीटिंग करा लेते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक। तब मुझे उनका नाम पता लगा कि स्वदेश दीपक एक है। तो थोड़ी घंटी बजी। खैर 3 दिन बाद जब मैं पहुंचा वहां, तो एक सज्जन बैठे हुए थे। पहले उनसे कभी मिला नहीं था, देखा भी नहीं था। मैं उनके बगल में बैठ गया, तो मुझे अचानक लगा कि ये वही हैं। तो मैंने उनसे कहा आप स्वदेश दीपक हैं? कहने जी। मैंने कहा आपकी एक कहानी सारिका में छपी थी, अश्वारोही, वो? हाँ। तो मैंने कहा मैं रंजीत कपूर। अच्छा आपकी कहानी नींद छपी थी सारिका में? मैंने कहा हाँ। तो वो जो आइस जो है ना वो ब्रेक हो गई और हम लोग एक ही पेज पे आ गए कि अगर आप राइटर है तो मैं भी राइटर हूँ, और आप भी सारिका में छपे थे, मैं भी सारिका में छपता है। सारिका उस वक्त बहुत ही प्रतिष्ठित हिंदुस्तान की मैगजीन है। तो खैर हमको जो अंदर बुलाया गया, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा नहीं ये है जो ये कहेंगे मैं चेंज करने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा छोड़िए अब यहाँ नहीं बैठते हैं, अब मेरे घर चलते हैं। तो मैं उनको साइकिल रिक्शे पे बैठा के, मिंटो रोड पे घर होता था, 2 घर मेरे होते थे, मिंटो रोड पे था, तो वहां आए। और मैं बहुत ही डरते क्योंकि हिंदी के लेखकों का जो है ना वो बहुत अहम जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। और एक बार बहुत बड़ा अनुभव मुझे भीष्म सानी के साथ हो चुका था, इसलिए मैं डरा हुआ था। तो दूध का जला था, तो मैंने उनको बहुत ही डरते कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक प्ले देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या दोष है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन सा प्ले है। मैंने कहा म्यूटनी ऑन द बाउंटी।
तो हंसने लगे। अरे कहते हैं प्ले तो नहीं पढ़ा है, नॉवल पढ़ा है, ये उसी से इंस्पायर्ड है। और तो मतलब और तसल्ली हो गई कि उन्होंने इस बात को कन्फेस कर दिया कि वो कहाँ से इंस्पायर्ड थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, कल मिलते हैं, लंच मेरे साथ कीजिए हमारे घर में, जैसे भी रूखा सूखा। तो चले गए। दूसरे दिन आए, समय पे आए, टाइम पे, बड़े पंक्चुअल थे, बहुत मुझसे बड़े थे और मैं बहुत इज्जत कर रहा था, मुझे भी उन्होंने बहुत प्यार दिया। तो मैंने आप रंजीत जी मतलब मैंने कहा आप मुझे नाम लेके बुलाइए, आप सीधी हैं। तो दूसरे दिन आए तो मैंने कहा कि अच्छा फिर, कहते नहीं मैं तो जा रहा हूँ अम्बाला। क्यों क्यों क्यों? कहते नहीं भाई मैं देखिए इस शहर में दिल्ली में 3 लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी राय की और उनकी सलाह की। तो पहली तो है शीला संधू, उस वक्त वो एमडी थी उसकी राजकमल की। तो कल वो इस प्ले को मतलब छाप रही थी, सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन मैंने रोक दिया है कि एक बार प्रोडक्शन हो जाएगा तब इसको जो भी रीराइट करना पड़ेगा वो करके उसके बाद छापेंगे। नंबर 1। नंबर 2, तो उन्होंने ये कहा कि अगर रंजीत ये कर रहा है प्ले तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा नाटक सफल होगा। फिर कहते हैं सौमित्र मोहन मेरे मित्र हैं, तो उनसे बात की, उन्होंने भी ये कहा। और कहने एक और हस्ती है, वो है कृष्णा सोपती, वो उन्होंने जैसे कहा दीपक रंजीत के हाथ में गोल्डन टच है, अगर वो प्ले करेगा तो तुम भूल जाओ, तुम्हारा प्ले हिट है। तो फिर तो रीराइट आप कहते नहीं है, अब जो आपको करना करो, मैं तो जा रहा हूं। अब ये हो गया कि जो बोले सो कुंडा खोले वाली बात हो गई। तो भाई ये थैंकलेस जॉब थी मेरे लिए। अब चूंकि डेट फिक्स हो चुकी थी, अब रातों को पूरी रात जाग के 1 हफ्ते के अंदर मैंने रीराइट किया पूरा। और पहला बार प्ले मैंने उनकी धीरे ये कहता है क्या है आप, कहते हैं रंजीत मैंने प्ले देखना तो छोड़ो, मैंने पढ़े भी कम है और मैं अम्बाला में रहता हूँ, तो मुझे इतना कुछ वो नहीं था। मैंने कहा आपका एक इतना एब्स्ट्रैक्ट था, उसमें खिड़की और दरवाजे बात करते थे, और मैंने कहा ये इसकी डिमांड है, ये एक रियलिस्टिक प्ले हो। तो खैर उन्होंने, अब वो भैया मैंने पूरा रीराइट किया और नामुनी का गया और छपा भी, वो मेरे वाला वर्जन छपा, उसमें थोड़ा सा एक वर्जन उनको शायद शिकायत थी, उन्होंने अपना डाल दिया। जो अगर आप प्ले पढ़ेंगे तो सबसे कमजोर पोर्शन वही है जो ओरिजिनल प्ले से उन्होंने लिया है। तो बहरहाल नाम उनका गया, उनको सब सम्मान मिला, सब सारी वाहवाही मिली। सेम चीज उषा ने इसको खूब भुनाया, इस प्ले को, पूरे सारे अवार्ड ले लिए, सब कुछ ले लिए। मुझसे छोटी थी उषा, बहरहाल हर की जिसके भाग्य में होता है उसे ले लिया। तो कोर्ट मार्शल की ये कहानी थी। हेलो, नजर आया आप जब करते थे, आज की जो जनरेशन है कुछ अप्रोच में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है आपको, या वही जज्बा, वही कर्मनिष्ठा, वही? नहीं, मैं अभी दिल्ली में एक और प्ले में कर रहा था, जो 7 साल के बाद नया प्ले कर रहा था और किसी और का लिखा हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं, क्योंकि आमतौर पर स्क्रिप्ट मैं अपने हाथ में रखता हूँ, खुद लिखता हूँ, ताकि मेरा डायरेक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। इवन जब फिल्म स्क्रिप्ट भी मैं लिखता हूँ तो मेरे कैमरामैन भी बोलते हैं, मेरे एक्टर्स भी बोलते हैं, कैमरामैन खासतौर पर, कि आपकी स्क्रिप्ट इतनी डिटेल में आप लिखते हैं कि हमें लगता है कि कुछ बात करने की जरूरत नहीं, इसको फॉलो करो तो आप पूरी फिल्म बन जाए। तो मैं इतना डिटेल में लिखता हूँ। लेकिन ये प्ले जो था, ये मैं किसी और का लिखा हुआ था, ये जॉन इलिया पोएट का एक बायोपिक है एक तरह से। हाँ, और ये इरशाद सिकंदर है, मेरे दोस्त हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो उनका लिखा हुआ था। तो बहुत सालों के बाद कोई ऐसा प्ले मैंने पढ़ा किसी और का लिखा हुआ कि मैंने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको एज इट इज करूंगा। रिहर्सल शुरू कर दी, ब्लॉकिंग शुरू कर दी, और मैं इस बात को लेकर बहुत थ्रिल था कि मैं 7 साल के बाद एक नया प्ले कर रहा हूँ। तभी ये कोरोना आ गया और वो पहले तो हॉल वर्ड सब बंद हो गए। तो 4 अप्रैल को हमें करना था, डेट फिक्स हो गई थी, सर मेरा प्ले ब्लॉक था, अब मैं म्यूजिक पे काम कर रहा था, लेकिन वो बंद हो गया और उसको अब पता नहीं कब होगा। तो जब होगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। जॉन इलिया एक पोएट थे साहब, उर्दू के, पैदा हुए अमरोहा में हुए थे, बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे, बहुत ही ट्रेजिक जिंदगी रही उनकी। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे बड़ा ये घमंड था अपने आप पे
के जो जो उर्दू शायर हैं जितने या हिंदी के भी शायर, उनसे मैं उनके काम से वाकिफ हूँ। जो जदीद शायर है, जो आज के शायर है, कंटेम्प्रेरी शायर, और पुराने तो है, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जदीद शायर उनसे मैं नाम से वाकिफ हूँ। तो एक दिन व्हाट्सएप पे मुझे, अभी ये बात है, ये है बात पिछले साल की, किसी ने मुझे 2 शेर भेजे। तो शेर था, पहला शेर तो ये था कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। एक तो ये शेर था, दूसरा ये था, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो मैं भी जिंदा हूं। तो ये दोनों शेर मुझे इतने अपील किए कि किसके हैं। तो पता लगा ये जॉन इलिया कोई थे। ये जॉन इलिया कौन थे मैं नहीं जानता था। तो मेरे दोस्त हैं दिल्ली में ही, बहुत अच्छे राइटर हैं, शायद आप उनके नाम से वाकिफ हो, आर के त्रिवेदी, आर के त्यागी, इस जमाने में वो है ना। हाँ, तो मेरे पुराने त्यागी जी, तो उनसे मेरी दोस्ती, जब वो वियना में थे और एक वेबसाइट थी उनकी सिने मंथन, उसके माध्यम से मेरा उनसे परिचय हुआ। फिर वो हिंदुस्तान आए, तो फिर मेरा प्लेस देखने के लिए आए, 3-4 सारे प्लेस देखे। ही इज ए वंडरफुल पर्सन, बहुत ही वेल रेड आदमी और बहुत ही। तो उनको मैंने जो शेर भेजे, उन्होंने इतना लंबा मुझको पैरा लिख के भेजा जॉन इलिया पे। तो मुझे शर्म आई कि त्यागी जी जो है उर्दू शायर, इसके बारे में इतना जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। तो खैर मैंने उनको धन्यवाद दिया और मैंने इरशाद साहब को उनका वो जो था फॉरवर्ड कर दिया मैसेज व्हाट्सएप पे जो आया था। इरशाद साहब थ्रिल्ड हो गए। इरशाद साहब मुझे फोन किया कि उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि इस पे तो फिल्म भी बनना चाहिए और कुछ नहीं तो प्ले तो कर ही रही है। त्यागी जी ने मुझसे कहा, तो इरशाद साहब ने कहा मैंने उस पर प्ले लिखा है। तो मैंने कहा, इतना एक्साइटेड हो गया मैं, तो मैंने कहा साहब भेज दीजिए, मैं उर्दू जानता हूँ, पढ़ लूंगा। कहते नहीं उस पर देवनागरी में लिखा है। और भी अच्छी बात है, भेज दीजिए। उन्होंने भेजा, और जो पहली ही मैंने उसका जो लोकेशन थी ना, उसी ने मुझे जो है ना फ्लोर कर दिया। वो उस लिखा था कब्रिस्तान। तो एक किसी नाटक की जो लोकेल है वो कब्रिस्तान से शुरू हो रही है, कब्रिस्तान में खत्म होगी। तो अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, अच्छी हुई। फिर आगे पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं ही कर रहा हूँ। तो ये अभी शेष है करना, और जैसे ही खुलेगा ये लॉकडाउन तो मैं वापस जाके, और जैसे हॉल में प्रवेश जो है अलाउ हो जाएगा, तो मैं प्ले करना चाहता हूँ। मेरा बहुत दिल का प्ले है। जॉन इलिया का जिन। हाँ सर, मैंने उसका पोस्टर देखा है। अच्छा, हाँ मैंने भेजा था। तो हाँ, वो पोस्टपोन करना पड़ा, 4 अप्रैल को होना था शो। जी सर, वो मैंने आपका प्ले वाला भी किया है, चेखव का संसार, द गिफ्ट, और बैंक कर्मी जो है वो, उसमें पागल औरत का किरदार मैं नहीं करा था। अच्छा, अब देखो पता लग रहा है इन्होंने भी कर लिया, मुझे पता ही नहीं सर, डायरेक्टर मैंने थी। अरे जो भी था तो उसने तो मुझे नहीं बताया, उसे परमिशन भी नहीं दी और मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, इंटीमेशन भी नहीं दी। तो ये थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। मैं देखिए, मैं कोई ऐसा पैसे का लालची आदमी नहीं हूँ, मैं कहूँ नहीं आप मुझे रॉयल्टी जब तक नहीं देंगे आप नहीं कर सकते। नहीं, हम भी चोर ही हैं, हम भी दूसरों की चीजें चुरा के करते हैं। तो एक कहते हैं ना, ऑनर अमंग थीव्स एक होना चाहिए कि हम चोर हैं तो एक दूसरे से तो ना चुराएं, बाहर से चुरा लें। तो बता तो देना चाहिए, मैं पैसे नहीं लूंगा आपसे, लेकिन कम से कम सूचना मुझे दीजिए। जी। खैर, तो चेखव तो ग्रेट है। अगर दुनिया के जितने राइटर्स हैं, भगवान की दया से मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय मुझे चेखव है। चेखव जो है मतलब उनसे बड़ा कोई, वैसे भी शॉर्ट स्टोरी में वो कहा जाता है कि कहानी विधा का जो है वो उसको ऐसी इंतहा पे पहुंचा दी, वो जाके कहानी खत्म हो जाती है। चेखव का ये शेर, उनके जो समकालीन थे गोरकी और अपना टॉल्स्टॉय, ये लोग और दोस्तोयेव्स्की, ये सब उनको बहुत एडमायर करते थे। सर समय खत्म होने वाला है, तो जैसे ही वीडियो कट जाए आप फिर से रिज्वाइन करिएगा। अच्छा, ओके। हाँ, चलते बात करते रहिए। तो ये चेखव जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नाटक उनके बहुत मतलब थोड़े से उलझे हुए हैं। नाटक में उनका
करना चाहूंगा, लेकिन वो मुझे मालूम उसमें मास अपील नहीं है। वो नेचुरलिस्टिक प्लेस थे उनके हैं, बहुत ही टचिंग प्लेस हो, चाहे वो अंकल वान्या हो, अंकल वान्या मतलब वो, या चेरी ऑर्चर्ड हो, या थ्री सिस्टर्स हो। थ्री सिस्टर बहुत ही जी 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 इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। नहीं सर, हाँ, आपके तो लेकिन हाँ, लेकिन वो मैं इसलिए